हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं विपिन कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल है हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग वीडियो री एग्जाम और एसएससी जीडी का जो इंपॉर्टेंस टॉपिक है पत्र लेखन, इस टॉपिक से जो बनने वाले ऑल इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और अगर वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को इससे रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड जो ऑल टॉपिक्स हैं उनकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लोअर पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके आपके विकल्प हैं कार्यालय आदेश, अधिसूचना, अनुस्मारक या परिपत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी होगा, परिपत्र। व्याख्या इसकी देखेंगे, देख लीजिए। बताया गया कि जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन एक साथ अनेक विभागों, अधिकारियों या कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। यह चीज भी आप याद रखेंगे, परिपत्र अथवा गस्ती पत्र भी कहा जाता है। इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि प्रेषक एक ही अधिकारी होता है, मतलब भेजने वाला एक ही अधिकारी होता है और पाने वाले अनेक अधिकारी हो सकते हैं। याद रखेंगे, इसे परिपत्र कहा जाता है या गस्ती पत्र कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लोअर पीसीएस का यह भी है क्वेश्चन कि अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर उसके बाद आप आंसर करेंगे। क्या कह रहा है कि अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र। आप अपने विद्यालय की कोई मनोरंजक घटना है उसको अपने मित्र को लिख रहे हैं, तो वह पत्र किसके अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन शासकीय, बी अर्धशासकीय, सी वैयक्तिक, डी व्यावसायिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये वैयक्तिक पत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आप लिख रहे हैं अपने मित्र को। क्लियर, ये वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। व्याख्या इसके नीचे दी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि जब आप लोग अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करेंगे और अपने मित्र को पत्र लिखेंगे उसे वैयक्तिक पत्र कहा जाएगा। अब वैयक्तिक पत्र की देख लीजिए, डिफिनेशन भी नीचे दी हुई है कि वैयक्तिक पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों या अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। तो याद रखेंगे वैयक्तिक पत्र क्या है, ऐसे पत्र जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के लिए, जैसे पारिवारिक सदस्य को लिखा गया या किसी मित्र को या किसी अन्य प्रियजन को लिखा जाता है, वो पत्र जो है वो वैयक्तिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। अभिवादन आपको पूछ रहा है कि अभिवादन क्या है। विकल्प देखिए, पिता पुत्र, शुभाशीष, प्रिय पुत्र या आपका स्नेहाकांक्षी। अब इसमें आपको अभिवादन ढूंढना है कि अभिवादन कौन सा है, तो जाहिर सी बात है शुभाशीष जो है ये आपका अभिवादन है। याद रखेंगे, व्याख्या में भी दिया है कि पत्र के संबंध में जो शुभाशीष है इसी को अभिवादन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। विकल्प देख लीजिए, पत्र, परिपत्र, अधिसूचना या कार्यालय आदेश। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, जो अधिसूचना है यानी नोटिफिकेशन। भारतीय गजटों में जो प्रकाशित सरकारी नियम है या आदेश है, इनकी जो सूचना के प्रसंग में अधिसूचना का ही प्रयोग होता है। व्याख्या में भी देख लीजिएगा आप लोग, क्या कह रहा है कि अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन, इंग्लिश में कहते हैं भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। अधिसूचना में प्रत्येक विभाग के लिए विशिष्ट विषय निश्चित होता है, अर्थात प्रकाशनार्थ जो सामग्री है उसका पूर्ण विवरण आवश्यक है कि वह किस भाग में प्रकाशित होनी है। यह सब लेखा जोखा इसके माध्यम से मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? किसके अंतर्गत मतलब किसके द्वारा यहां पर छुट्टियां या स्वीकृति या पद में वृद्धि हो गई है, ये सूचनाएं दी जाती हैं? पत्र के माध्यम से या परिपत्र के माध्यम से या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से या कार्यालय आदेश के माध्यम से? दोस्तों इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको पहले ढंग से पढ़ लेना है, समझ लेना है, तब आंसर करना है। जल्दबाजी में आंसर आपके रॉन्ग हो सकते हैं। तो यहां पर कार्यालय आदेश के द्वारा एक कार्यालय आदेश निकाला जाता है, उसके तहत ही बताया जाता है नियुक्ति या छुट्टी या किसकी स्वीकृति हुई है या पद में वृद्धि हुई है, ये सारी सूचनाएं कार्यालय आदेश के द्वारा दी जाती हैं। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में देखिए क्या दिया है, कार्यालय आदेश कहते किसे, वो देखिए कि सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित जो भी नियम है या कोई सूचना जो बनाई गई है, जो पत्र लिखे जाते हैं उनसे रिलेटेड, वो कार्यालय आदेश कहलाते हैं। सामान्यतः कार्यालय आदेश का प्रयोग नियुक्ति, पदोन्नति या अवकाश स्वीकृति, स्थानांतरण एवं कार्य संपादन संबंधी नियम आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। ये चीज याद रखिए, क्या नहीं होता? संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। किसमें? कार्यालय आदेश में। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन और डी परिपत्र। तो राइट आंसर जो आपका होगा दोस्तों वो आपका होगा ऑप्शन बी, अधिसूचना। व्याख्या देख लीजिएगा। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण और उनके अवकाश की स्वीकृति की सूचनाओं को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए क्या कहते हैं? अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। किसका? अधिसूचना का। किसमें? राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए, इसलिए यहां पर अधिसूचना है। कार्यालय की बात होती तो वो कार्यालय आदेश होता। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। किसने? एक कक्षा 10 का कोई छात्र है, उसने अपना अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए, क्योंकि कई दिन अनुपस्थित रहा होगा, उपस्थित नहीं हो पाया, तो उसने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखा। उसका जो ये पत्र लिखा गया है ये किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण पत्र होगा, आवेदन पत्र होगा, या व्यावसायिक पत्र या व्यापारिक पत्र? तो ये दोस्तों आपका होगा आवेदन पत्र। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा आपका? आवेदन पत्र होगा। व्याख्या देख लीजिएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि जो कक्षा 10 का छात्र है उसने अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को जो पत्र लिखा, उसका यही जो पत्र है वो आवेदन पत्र के वर्ग में आएगा, क्योंकि निमंत्रण तो कर ही नहीं रहा, निमंत्रण पत्र हो ही नहीं सकता। ना तो व्यवसाय कर रहा है, कोई व्यवसायिक पत्र नहीं है, ना व्यापारिक पत्र है, दोनों एक ही जैसे होते नहीं है, तो आवेदन पत्र है ये उसका। अगला क्वेश्चन देखिए। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? जो कार्यालय आदेश जारी किया जाता है उसका जो हस्ताक्षर है अधिकारी का, वो किस ओर आएगा? नीचे दाहिनी ओर, नीचे बाईं ओर, या ऊपर दाहिनी ओर, या ऊपर बाईं ओर? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ऑप्शन ए, नीचे की ओर और दाहिनी ओर कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर आएगा। देख लीजिए कि जो कार्यालय का आदेश है वो किसी कार्यालय में दिया गया आदेश पत्र होता है। इसमें अधिकारी का जो हस्ताक्षर है नीचे दाहिनी ओर आता है, नीचे दाहिनी ओर। ये भी चीजें याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं हालांकि, लेकिन ये कंफ्यूजन करती हैं, इसलिए आप लोग इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? जो शासकीय पत्र आप लिखेंगे उसमें संख्या जो लिखी गई, जो पत्र संख्या लिखी जाती है उसके नीचे बाईं ओर आप क्या लिखेंगे? दिनांक, सेवा में प्राप्तकर्ता का पदनाम, या प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जो प्रेषक पदाधिकारी है जो भेज रहा है उसका नाम होगा और उसका पदनाम लिखा जाता है। व्याख्या आप लोग देख लेंगे खुद। आगे देखिए। अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपको देखना कि अधिसूचना भी बताया था हम लोगों ने, 2 क्वेश्चन पढ़े थे, और कौन सा कथन गलत है? सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होती है,
इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है। ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की जाती है। इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है कि इसमें प्रेषक का नाम उल्लेखित होता है। इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, लेकिन इनमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है। यह कथन ही आपका गलत है, बाद बाकी सभी ट्रू हैं, सत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है। अभिनिवेदन के रूप में क्या लिखा जाता है? आपका भवदीय, शुभेच्छु या शुभचिंतक। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन बी होगा, भवदीय। अभिनिवेदन के रूप में भवदीय लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संक्षेपण में कितने शब्दों में लिखना चाहिए। जो संक्षेपण है वो कितने शब्दों में लिखना चाहिए? 1/3 शब्दों में, आधे शब्दों में, 2/3 शब्दों में या 3/4 शब्दों में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन ए है, 1/3 शब्दों में, यानी 1/3। 1/3 शब्दों में संक्षेपण लिखना चाहिए। कोई भी गद्यांश आपका दिया जाता है उसमें लिखा रहता है कि इसका आप संक्षेपण करिए, तो उसे आप 1/3 शब्दों में संक्षेपण करेंगे। आगे देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहा जाता है जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग, सभी अनिवार्य उपयोगी मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। संक्षिप्तता संक्षेपण का एक प्रधान गुण है। संक्षेपण को सामान्यतः मूल का तृतीयांश का 1/3 शब्दों में होना चाहिए। बता रहा कि इसमें से जो चीजें दोबारा आ गई हो बार बार, जो अप्रासंगिक हो, असंबद्ध हो, इससे संबंधित ना हो, अनावश्यक जो बातें उनको छटनी कर दीजिए आप, और जो मूल गद्यांश आपका दिया है या कोई पत्र दिया है उसका तृतीयांश यानी 1/3 आपको संक्षिप्त लिखना होता है। वैयक्तिक पत्र किनके माध्यम नहीं, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? जो वैयक्तिक पत्र है, ध्यान रखेंगे, अभी आप लोगों को बताया भी था कि वैयक्तिक पत्र क्या होता है। वैयक्तिक पत्र ऐसा होता है जो आप किसी मित्र को लिख रहे हैं, किसी अपने सगे संबंधी को लिख रहे हैं, कोई अन्य कोई परिजन है आपका उसे लिख रहे हैं। तो व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, या सगे संबंधियों मित्रों के मध्य, या पाठक और संपादक के मध्य। तो अभी आप लोगों को बताया मैंने, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य जो पत्राचार होता है वो वैयक्तिक पत्र के माध्यम से होता है। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या देख लेंगे आप लोग, क्योंकि इसकी व्याख्या पहले मैं बता चुका हूं इसलिए नहीं देखेंगे। आगे देखिए, आप लोग खुद देख लेंगे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को 9051242564 पर आप लोगों को व्हाट्सएप करना है और पीडीएफ लिखना है। आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? जो अनौपचारिक पत्र है उसका उदाहरण बताइए कौन सा है? मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिला अधिकारी को लिखा गया पत्र, या बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, या प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए लिखा गया प्रार्थना पत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन बी होगा। ये अनौपचारिक पत्र है कि बहन के विवाह में शामिल होने के लिए जो मित्र को पत्र लिखा गया है ये अनौपचारिक पत्र है। बाद बाकी सभी औपचारिक पत्र के श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। व्याख्या देख लीजिए इसके लिए कि जो बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखा गया है वो अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। और जो अनौपचारिक पत्र है एक ऐसा पत्र है जिसमें निजी जीवन से जुड़े लोग जैसे परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या मित्रों के लिए जो लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। कनिष्ठ सहायक में ये पूछा जा चुका है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भी राज्य मंडी परिषद में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? कार्यालय आदेश का जो मूल गुण नहीं है, क्या नहीं है? अनौपचारिकता, नापातुला, निर्वैयक्तिक, बाहर भीतरी बातें।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी होगा। जो बाहर और भीतरी बातें हैं ये मूल गुण नहीं है, बाद बाकी अनौपचारिकता होती है, नपातुला होगा, निर्वैयक्तिक होगा, ये सभी चीजें मूल गुणमुख के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन डी जो है आपका वो इसके अकॉर्डिंग राइट होगा, ये बातें यानी मूल गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? यानी आप लोग आयकर से माफी चाहते हैं और पूर्ण मुक्ति के लिए किसको प्रार्थना पत्र लिखेंगे? प्रशासन अधिकारी, संपादक अधिकारी या आयकर अधिकारी या संपादन अधिकारी को किसको पत्र लिखेंगे आप? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको वो आपका ऑप्शन सी होगा, आयकर अधिकारी को आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? संभरक, बल्ब विभाग, उपलब्धता विभाग या अध्यक्ष महोदय? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, संभरक विभाग को आप एक पत्र लिखेंगे। इसे सप्लायर भी कहा जाता है, संभरक को इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सप्लायर कहते हैं। तो याद रखेंगे ये हिंदी वर्णन है, संभरक लिखा है, इसे सप्लायर कहा जाता है, याद रखेंगे आप। इन्हीं को एक सूचना पत्र लिखेंगे। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? मंत्रालय, संबद्ध विभाग प्रभाग, अनुभव, सभी विकल्प सही हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी ऑल विकल्प करेक्ट है। मंत्रालय, संबंध विभाग जो प्रभाग है या अनुभव। ये सभी के लिए निकाले गए आदेशों की एक सूचना है। देख लीजिएगा, इसका व्याख्या भी लिखी हुई है कि कार्यालय आदेश मंत्रालय, संबंध विभाग प्रभाग, अनुभव आदि के लिए निकाले गए आदेशों की एक सूचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन में आप क्या लिखेंगे? चिरंजीव लिखेंगे, पूजनीय लिखेंगे, परम पूज्य लिखेंगे या हितैषी लिखेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी चिरंजीव लिखेंगे। जब छोटे संबंधी को आप कोई पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखते हैं? चिरंजीव। यही संबोधन उचित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? संस्थापक महोदय, व्यवस्थापक महोदय, प्रचारक महोदय या संपादक महोदय? तो आप जो आवेदन पत्र लिखेंगे वो व्यवस्थापक महोदय को लिखेंगे। किसे लिखेंगे? व्यवस्थापक महोदय को। आगे देखिए, दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? आप दैनिक हिंदुस्तान में एक संवाददाता बनना चाह रहे हैं, उसके पद के लिए किसे आवेदन पत्र देंगे? कार्यकारी महोदय, प्रचारक महोदय, संपादक महोदय या अधिकारी महोदय? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, संपादक महोदय को आप आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे, लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? थानाध्यक्ष महोदय, संस्थापक महोदय, बस स्टैंड अधिकारी या अधिकारी महोदय? ये राज्य मंडी परिषद का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है ये। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वो ऑप्शन ए होगा, थानाध्यक्ष महोदय को आप एक पत्र लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, औपचारिक पत्र इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होता है? विषय, पता, अभिवादन या दिनांक? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं होता है, विषय होगा, पता होगा, दिनांक होगा, सभी होंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ भी लेते हैं कि औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग कार्यालयों व सरकारी कामकाजों में होता है। औपचारिक पत्र में विषय, पता, दिनांक का प्रयोग होता है, लेकिन अभिवादन का
प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में किया जाता है, यानी औपचारिक पत्रों में अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? जब व्यवसाय आप कर रहे हैं तो उसमें आप क्या संबोधन करेंगे? आदरणीय, महोदय, परम पूज्य या प्रिय? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महोदय। महोदय संबोधन का प्रयोग करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस प्रकार के क्वेश्चन अब बहुत पूछे जाने लगे हैं। सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें विषय का संकेत नहीं रहता, इसमें अधोलेख की आवश्यकता नहीं होती। जो गलत है वो आप लोगों को इसमें से बताना है। तो देख लीजिए क्या लिखा है कि सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है। बिल्कुल सही है, सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती। संबोधन की आवश्यकता होती है और महोदय या महोदया लिखा जाता है, लेकिन ये इसके अनुसार आपका गलत होगा। इसमें विषय का संकेत नहीं रहता, इसमें विषय का संकेत नहीं रहता है, लेकिन रहता है, यह भी गलत है आपका। इसमें अधोलेख की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आपके यहां पर 2 रॉन्ग हो रहे हैं और आपसे गलत पूछा था, तो इस वजह से इसमें कोई विकल्प सही नहीं है। बी सी के साथ आप जाएंगे। दोनों क्वेश्चंस जो है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। बाद बाकी इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है। आवश्यकता होती है, संबोधन किया जाता है। महोदय या महोदया लिखेंगे, विषय का संकेत नहीं रहता, लेकिन इसमें विषय का संकेत रहता है। ये गलत है दोनों, और 2 सही दिए हुए, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग सही कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देख लीजिए, पढ़ते हैं पहले क्या लिखा है कि परिपत्र सरकारी पत्र का ही एक रूप है। एक ही विषय को एक ही प्रेषक द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों या कर्मचारियों को जो सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे परिपत्र कहते हैं। इसकी विशेषताएं देख लीजिए जो अभी आप लोगों को बताई। परिपत्र में सबसे ऊपर पत्रांक संख्या या परिपत्र संख्या लिखी जाती है। ये पूर्णतः औपचारिक होते हैं, इसमें विषय का उल्लेख होता है, संबोधन हेतु महोदय या महोदया का प्रयोग किया जाता है, और इसमें स्वनिर्देश हेतु भवदीय और भवदीया का भी प्रयोग किया जाता है। ये विशेषताएं थी परिपत्र की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको चूज करना है इसमें से। इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बस इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। यही जो कथन है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, पहले इसकी व्याख्या देखते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए, किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी कार्य के संदर्भ में किसी खास मामले की ओर ध्यान आकर्षित कराने, विचार विमर्श करने, सहमति, स्पष्टीकरण और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर जो पत्र लिखा जाता है वो अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। और जो अर्ध सरकारी पत्र है वो उत्तम पुरुष में, प्रथम पुरुष में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। अर्ध सरकारी वाला जो पत्र है वो आपका उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। इसमें अभिवादन तथा संबोधन का विशेष महत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? शुभाशीर्वाद, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार या प्रणाम? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन ए होगा, शुभ आशीर्वाद। शुभ आशीर्वाद होगा राइट आंसर। व्याख्या देखिए पहले इसकी, फिर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा शुभ आशीर्वाद का अभिवादन किया जाना चाहिए। ऐसे जो पत्र है वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे कौन से पत्र के अंतर्गत? अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इन्हें गैर सरकारी पत्र भी कहा जाता है। और जो अनौपचारिक पत्रों के अनेक रूप प्रचलित हैं जिन्हें लोग दैनिक जीवन में पत्र व्यवहार में लाते हैं, जैसे संबंधियों के पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, परिचय पत्र, निमंत्रण पत्र, विविध प्रकार के पत्र, ये सभी क्या है? आपके अनौपचारिक पत्रों के ही रूप हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिसूचना जो है वो प्रकाशित होती है। अधिसूचना
प्रकाशित होती है, सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में या सामान्य पत्र के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो आपका बनेगा ऑप्शन ए, सरकारी गजट में। जो अधिसूचना है वो सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। इसे अंग्रेजी में नोटिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाएगा? परिपत्र, शासनादेश, अधिसूचना या कार्यालय स्मृति पत्र। ये क्वेश्चन इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो अधिसूचना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है कनिष्ठ से वरिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, दोनों ओर से, व्यक्तिगत रूप से, वरिष्ठ से कनिष्ठ को। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे कि कार्यालयी जो आदेश है वो हमेशा प्रेषित किया जाता है वरिष्ठ व्यक्ति से कनिष्ठ व्यक्ति की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है? कार्यालयी पत्र जो नहीं है वो आपको बताना है, प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के नाम पत्र या निमंत्रण पत्र। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन डी होगा। जो निमंत्रण पत्र है वो आपका कार्यालयी पत्र नहीं है। प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के नाम पत्र, ये सभी कार्यालयी पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खैर व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? सही कथन जो है उनको आपको चिन्हित करना है। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। किसी भी कंपनी के मैनेजर के से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो जो सही है वो आपको चूज करके बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी सेकंड और थर्ड करेक्ट है। यानी ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय और महाशय से करेंगे। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित ही पत्राचार होता है। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन ढूंढना है, जो गलत है इसमें से वो देखना है। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं, इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका वो आपका होगा ऑप्शन डी, कि इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता। ये आपका गलत है, बाद बाकी सभी सही है। जैसे लिखा है इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है, बल्कि यहां पर आपसी संबंध में ही आपके पत्राचार किया जाता है, इसलिए ये आपका गलत होगा। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र या संपादक के नाम पत्र या मित्र को पत्र। तो जो मित्र को आप पत्र लिखेंगे ये वैयक्तिक पत्र के अंतर्गत आएगा। व्याख्या देख लीजिए एक बार, वैसे बता चुके थे कि जो वैयक्तिक पत्र है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों या अन्य परिजनों को लिखा जाता है वे सभी पत्र वैयक्तिक पत्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता या विनयशीलता। जो पत्र की विशेषता नहीं है वो आपकी है प्रेषक जो है वो, ये प्रेषक क्या है? ये विशेषता नहीं है, तो भेजने वाला है। संक्षिप्तता, क्रमबद्धता और विनयशीलता ये सभी विशेषताएं हैं एक पत्र की। देखिए विशेषता बताई गई है कि एक पत्र की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है: सरल भाषा शैली हो, विचारों की सुस्पष्टता हो, संक्षेप हो और संपूर्णता हो, प्रभावान्विति हो, बाहरी सजावट हो, विनयशीलता दिखे उसमें। ये सारे आंसर आपके करेक्ट होंगे, यानी एक पत्र की सभी विशेषताएं हैं। अगला देखिए, गंदगी की समस्या आगे बता रहा है कि गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया जो पत्र है वो किस श्रेणी में आएगा? प्रार्थना पत्र में, आवेदन पत्र में या व्यापारिक पत्र में या शिकायती पत्र में? तो वो जो होगा पत्र वो आपका शिकायती पत्र होगा, क्योंकि आप शिकायत कर रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में
बहुत ज्यादा गंदगी की समस्या है, जब आप नगर पालिका अध्यक्ष को ये पत्र लिखेंगे वो आपका पत्र शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए उसे क्या कहा जाता है? आदेश कहेंगे, अनुस्मारक पत्र या अधिसूचना या परिपत्र कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा डी ऑप्शन, उसे परिपत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? परिपत्र कहा जाएगा। जब एक पत्र है या कोई ज्ञापन है वो आप कई लोगों को एक साथ भेज रहे हैं तो वो परिपत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है उसे क्या कहा जाएगा? शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र या टिप्पणी या कार्यालयी ज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन बी होगा, वो अर्ध सरकारी पत्र कहलाएगा। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? आपका भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका सेवक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। जब एक विद्यार्थी अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को कोई लेटर लिखता है, पत्र लिखता है, तो उसे अभिनिवेदन में आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर गर्ल्स हैं तो आपका आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ये लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखोगे आप? कि मच्छरों का प्रकोप है, इसके संबंध में जो शिकायती पत्र लिखेंगे वो किसे लिखेंगे आप? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानाध्यापक जी को या माननीय शिक्षा अधिकारी को? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए होगा कि माननीय जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको आप पत्र लिखेंगे। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में आप क्या लिखोगे? आदरणीय मित्र, पूजनीय मित्र, प्रिय मित्र या महोदय? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्रिय मित्र लिखेंगे आप। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है। अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी या सिंसेरली लिखा जाता है, सिंसेरली होना चाहिए, और इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। जो इसमें जो आपका रॉन्ग है वो आपका ऑप्शन डी है, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, ये आपका गलत होगा, यानी ये अपने पद नाम या हस्ताक्षर करके कोई उल्लेख नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाएगा? अनुस्मारक, अधिसूचना, परिपत्र या कार्यालय आदेश? तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका वो आपका होगा ऑप्शन सी, परिपत्र कहलाएगा। सभी राज्य सरकारों को जब एक साथ सरकारी पत्र भेजा जा रहा है वो क्या होगा? एक परिपत्र होगा। व्याख्या भी देख लीजिएगा इसकी कि सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र परिपत्र कहलाता है। वह पत्र जो स्मरण दिलाए अनुस्मारक कहलाता है। अनुस्मारक क्या होता है? जो स्मरण दिलाने के लिए भेजा जाता है पत्र, वो अनुस्मारक होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? वो आपका ऑप्शन डी है, जयपुरी जो भाषा है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है, बाद बाकी कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ये सभी उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहेंगे? सूचना, परिपत्र, आज्ञा पत्र या अधिसूचना? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, परिपत्र भेजा गया था। देख लीजिए फिर से इसकी व्याख्या कि अधिकारियों आदि को सूचनार्थ भेजा जाने वाला आधिकारिक पत्र परिपत्र कहलाता है। सूचना यानी नोटिफिकेशन जो पत्र है, इसका अर्थ है सूचित करना, कहना, समाचार, बताई गई बात आदि से होता है। और जो आज्ञा पत्र है यानी इसका अर्थ आदेश पत्र होता है। अधिसूचना का अर्थ विशेष सूचना या विज्ञप्ति होता है। यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, परिपत्र। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? नियम, आदेश, कर्तव्य या अधिकार? तो
तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कर्तव्य। कर्तव्य क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। देख लीजिएगा अधिसूचना की व्याख्या। अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य क्षेत्र में नहीं किया जाता है। अन्य विकल्प नियम, आदेश, अधिकार के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे विज्ञप्ति निकालना, विशेष सूचना प्रदान करना आदि में इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन बी होगा कि पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती। ये आपका गलत होगा। बाद बाकी ए सी डी सभी आंसर आपके करेक्ट है, यानी जो बी ऑप्शन करेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वैयक्तिक पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना या परिपत्र? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, परिपत्र। यानी कोई पत्र जो है सभी संबंध कार्यालयों को भेजा जाए तो वो आपका परिपत्र होगा। याद रखेंगे, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को भेजा जाएगा तो वो परिपत्र होता है। याद रखेंगे, बिल्कुल परिपत्र होगा जो सभी संबंधित कार्यालयों को भेजा जाए। वैयक्तिक पत्र क्या होता है? वैयक्तिक पत्र, ये पत्र मित्र, प्रेमी प्रेमिका, सखी इत्यादि को भेजा जाता है। कार्यालय आदेश, किसी कार्यालय में दिया गया जो आदेश पत्र है वो कार्यालय आदेश होता है। अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन, ऐसी सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हो वो अधिसूचना कहलाती है। आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। आप लोग ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,